ग्रामर की एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स होते हैं जो जब हम उनको यूज करते हैं तो हम काफ़ी कन्फ्यूज्ड होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं हमें जब हम उनका इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन एडजेक्टिव्स को देखते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। सबसे पहले है फार्दर और फर्दर। देखिए दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो फार जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पे हम यूज करते हैं। एक वर्ड होता है फार, उसके कंपैरेटिव फॉर्म है, जैसे फार, फार्दर, फार, फार्दर या फर्दर और फारदेस्ट। ठीक है, ये होते हैं। एक फार एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होती है, उसकी जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो होती है फार्दर या फर्दर, और उसकी सुपरलेटिव फॉर्म होती है फारदेस्ट। तो ये जो फार्दर और फर्दर हैं, ये क्योंकि फार वर्ड का मतलब होता है दूर, तो इसको जो है डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। हम फार वर्ड को डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो फार्दर और फर्दर भी डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से फारदेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये दोनों कंपैरेटिव फॉर्म है इसकी, फार की, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो जैसे मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम अलवर दैन फ्रॉम जयपुर, यहाँ पे फार्दर शब्द का यूज़ किया गया है जो कि डिस्टेंस को शो कर रहा है। यहाँ भी वी कांट गो एनी फर्दर, द रोड इज़ ब्लॉक्ड, यहाँ पे फर्दर वर्ड का यूज़ किया गया है कि वी कांट गो एनी फर्दर, कि हम और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। द रोड इज़ ब्लॉक्ड, जो द रोड है वो ब्लॉक्ड है। इसी प्रकार से यहाँ भी जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है ये फार्दर वर्ड, मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम अलवर दैन फ्रॉम जयपुर, कि मुंबई जो है वो अलवर से जयपुर की बजाय ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से फार्दर और फर्दर दोनों ही डिस्टेंस को शो करने के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फर्दर वर्ड है इसको कई बार क्या होता है कि एक नाउन से पहले हम इसको एक्स्ट्रा या एडिशनल के अर्थ में यूज करते हैं। तो जब हम एक्स्ट्रा या एडिशनल के अर्थ में यूज करते हैं तो हम यहाँ पे केवल फर्दर वर्ड यूज कर सकते हैं, फार्दर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब है नो एक्स्ट्रा या नो एडिशनल एक्शन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रिंग मी अप एट, और आगे कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसका मतलब भी है फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रिंग मी एट ... ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फर्दर वर्ड को एक्स्ट्रा या एडिशनल के अर्थ में किसी नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। ऐसे में हम फार्दर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फार्दर और फर्दर दोनों को ही हम डिस्टेंस को शो करने के लिए जो है कंपैरेटिव फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है फार्दर और फर्दर, ये फार जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों होते हैं, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म में हम यूज करते हैं डिस्टेंस को शो करने के लिए, और फारदेस्ट इसकी सुपरलेटिव फॉर्म होती है। जैसे दिस इज़ द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो इस तरह से हम फारदेस्ट को भी डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इसका मतलब है यह स्थान रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर है। तो फार्दर और फर्दर को आप डिस्टेंस को शो करने के लिए किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्दर के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कई बार फर्दर किसी नाउन से पहले यूज होता है और उस समय इसका क्या अर्थ होता है, एक्स्ट्रा या एडिशनल, जैसे कि इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट, लेटेस्ट, लेटर और लेटर। इन चार शब्दों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये चार शब्द भी काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये जो चारों शब्द हैं, ये जो लेट वर्ड है इससे निकले हैं। ठीक है, लेट के जो हम कंपैरेटिव चलते हैं तो वो एक तो होता है लेट, लेटर, लेटेस्ट, और दूसरी जो चलती है इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वो चलती है लेट, लेटर, लास्ट। जो लेट, लेटर, लेटेस्ट है वो टाइम को शो करती है, और जो लेट, लेटर, लास्ट, ये जो है लेटर और लास्ट, ये पोजीशन को शो करती है। ये हमें बताती है किसी चीज़ की पोजीशन क्या है। तो आइए इनके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, एक एक करके इनके मीनिंग को समझते हैं और एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेटेस्ट। लेटेस्ट का अर्थ होता है अप टू नाउ ओनली। ठीक है, जो अब तक जो लास्ट है, अब तक जो अंतिम है, अगर हम किसी ऐसे नाउन के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो अब तक जो है हमारे बोलने तक जो है अंतिम है, हो सकता है उसके बाद कोई और नाउन आ जाए और वो अंतिम हो जाए।
ठीक है, ऐसी संभावना बनी रहती है ऐसे में। तो लेटेस्ट का मतलब होता है अप टू नाउ ओनली। जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, अब तक जो लास्ट न्यूज़ है वो क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो लास्ट न्यूज़ है अब तक वो क्या है। हो सकता है कि इस न्यूज़ के बाद कोई और न्यूज़ आ जाए और वो लास्ट बन जाए, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब तक जो लास्ट है उसके अर्थ में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, लेटेस्ट। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, कहने का मतलब है कि अब तक जो लास्ट है वो न्यूज़ क्या है। दूसरा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। उसके बाद है इसके ही कंपैरिजन में आप लास्ट को ले लीजिए, ठीक है। इसके कंपैरिजन में सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, लास्ट को, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो लास्ट है। ये लेटेस्ट हमने देख लिया कि टाइम को शो करती है, जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ कि अब तक जो लास्ट है वो न्यूज़ क्या है। लेकिन लास्ट जो है ये पोजीशन को शो करती है, ठीक है ना। इसमें तो टाइम है, इसमें तो टाइम है कि अब तक जो लास्ट है वो न्यूज़ क्या है। हो सकता है कोई और न्यूज़ हो जाए वो लास्ट बन जाए, लेकिन जो लास्ट है ये एक फिक्स पोजीशन को शो करती है। किसी भी नाउन को जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, उसको जो है शो करती है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाइनली लास्ट, अर्थात इसके बाद में अब कोई लास्ट नहीं होगा, यही लास्ट है। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के सबसे आखिरी, ठीक है ना, सबसे लास्ट गवर्नर थे, सबसे अंतिम, अर्थात इनके बाद कोई गवर्नर जनरल भारत का नहीं बना। लॉर्ड माउंटबेटन ये इंग्लैंड के थे, तो इसके बाद इंग्लैंड के कोई लास्ट मतलब ऐसा कोई गवर्नर जनरल नहीं बना जिसको हम लास्ट कह सके, ये अपने आप में अंतिम थे। तो अगर हम लास्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे हम सबसे अंतिम के संदर्भ में कोई वर्ड लगा रहे हैं, तो अगर वो जिस नाउन का हम जिक्र कर रहे हैं वही सबसे लास्ट है, उसके बाद कोई लास्ट होने के कोई चांस ही नहीं है, उसके बाद कोई दूसरा आने के चांस नहीं है, ऐसा कोई दूसरा आ जाए कि वो लास्ट बन जाए, ऐसे कोई चांस नहीं है, तो हम लास्ट वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम टाइम के अनुसार हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई अब तक, इस टाइम तक जो लास्ट है वो, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई दूसरा उसी जैसी कोई दूसरी चीज़ आ जाए और वो लास्ट बन जाए, तो ऐसा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेटेस्ट और लास्ट को यूज़ किया जाता है। दूसरा है लेटर और लेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। लेटर और लेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो ये टाइम को शो करती है। जैसे ही केम लेटर देन मी, वह मुझसे देर से आया, अर्थात टाइम से देर से आया होगा वो। जैसे मैं अगर 10 बजे पहुंच गया हूँगा तो वो 11 बजे आया है, तो इसमें टाइम का ही, ठीक है ना, इसमें टाइम का रोल है। ही केम लेटर देन मी, तो मैं टाइम को बता रहा हूँ। तो ये जो लेटर वर्ड है ये टाइम को शो करता है। दूसरा कंपैरेटिव फॉर्म को, कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसको हम बिना जो है देन के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देन लगाया यहाँ तो, लेकिन यहाँ हमने देन नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे जो लेटर है वो टाइम को ही शो कर रहा है। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, कि मैं आपको जो है बाद में फ़ोन करूँगा। बाद में मतलब टाइम बाद में, एक तो इस टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर भी टाइम को शो किया गया है लेटर के द्वारा, यहाँ पर भी टाइम को शो किया गया है। तो लेटर के द्वारा हम टाइम को शो करते हैं, जबकि लेटर जो वर्ड होता है इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं। जैसे सोहन एंड मोहन आर 2 ब्रदर, सोहन और मोहन है वो 2 भाई हैं। द फॉर्मर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन को देखिए, ये 2 लिखे हुए हैं, सोहन एंड मोहन, ये 2 भाई हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, पहली, इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी। तो जो पहली पोजीशन होती है किसी भी, जब हम 2 नाउन का जिक्र करते हैं और आगे चल के हम उन्हीं 2 नाउन्स की पोजीशन को अगर रेफ़र कर रहे हैं, तो जो पहले की जो पोजीशन है उसको रेफ़र करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर्मर। और जो बाद है, जो बाद वाला जो व्यक्ति है, बाद वाला जो नाउन है, इसकी पोजीशन को रेफ़र करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लेटर, जो ये है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लास्ट, लेटेस्ट, लेटर और लेटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं निकले हैं लेट से वर्ड से, LATE, लेट वर्ड से निकले हैं। और लेट की 2 तरह से जो है डिग्री चलती है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये जो लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये टाइम को शो करने के लिए यूज़ की जाती है, और लेट, लेटर, लास्ट, इसको पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। लेटेस्ट और लास्ट,
इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि जो ऐसी कोई वस्तु का जिक्र कर रहे हैं जो आप इस समय तक, जिस समय तक आप बोल रहे हैं ना, तो उस समय तक जो है अंतिम है। हो सकता है उसी जैसी कोई और वस्तु आ जाए और वो अंतिम बन जाए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो तब तो हम करेंगे लेटेस्ट यूज, क्योंकि उसका लास्ट होना फिक्स नहीं है। हो सकता है कोई दूसरी वस्तु आ जाए वो लास्ट बन जाए, तो ऐसे में लेटेस्ट यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है। अब बीमार है तो 10 बजे आप किसी से बोले भाई व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, मतलब वो 10 बजे तक जो लास्ट न्यूज़ है वो क्या है उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में। अब आप मान लीजिए 12 बज गए, अब 12 बजे आप क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, अर्थात उसकी हेल्थ के बारे में 12 बजे तक जो लास्ट न्यूज़ है वो क्या है। अब जो 10 बजे तक लास्ट न्यूज़ थी वो तो बन गई ओल्ड, ठीक है। अब जो लेटेस्ट होगी वो क्या होगी, 12 बजे वाली। अब थोड़ी देर आगे चल के टाइम जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये जो लास्ट न्यूज़ है वो बदलती जाएगी, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं जिस समय, उस समय तक का जिक्र हो रहा है, तो इस तरह से हम लेटेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। और लास्ट होता है फिक्स, फाइनली लास्ट, ठीक है ना, उसके बाद कोई नहीं। तो ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे, ये लास्ट, ठीक है। और ये जो लेटर वर्ड है ये टाइम को शो करता है, लेटर जो ये पोजीशन को शो करता है। जब दो नाउन्स का हम जिक्र करते हैं और उनकी पोजीशन को रेफ़र करते हैं, तो बाद वाले की जो पोजीशन को रेफ़र करते हैं तो हम जो है लेटर वर्ड यूज़ करते हैं ये, और पहले वाले की पोजीशन के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर्मर, ठीक है। तो ये इनमें जो है डिफरेंस होता है इन चारों शब्दों में, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। ये 4 वर्ड हैं जो जब हम यूज़ करते हैं इनको तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जितने भी शब्द हैं ये ओल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये ओल्ड एक वर्ड होता है ओल्ड, ठीक है। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, तो ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है एल्डर, ओल्डर, एल्डर और ओल्डर, ठीक है। और सुपरलेटिव हो सकती है एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये है कि ये एल्डर और ओल्डर हर जो एल्डर और ओल्डर है ये ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, और जो एल्डेस्ट और जो ओल्डेस्ट है ये ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री है तो इसका यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम ये बताने के लिए करते हैं कि किसी नाउन्स में कौन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। तो एल्डर और एल्डेस्ट जो हैं ये उन व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन होता है और ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं। ये जो 2 एडजेक्टिव हैं एल्डर और एल्डेस्ट, ये पहली बात तो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं, दूसरा उन ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होते हैं जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन है, जो आपस में सगे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई सगा भाई है, तो उसके लिए उसके बारे में अगर आप बात करेंगे अपने परिवार में, उसकी उम्र के बारे में बताने के लिए, बड़ा है छोटा है, तो इस तरह से अगर आप बताने के लिए यूज़ करेंगे तो आप जो है इनमें से यूज़ करेंगे एल्डर या एल्डेस्ट में से। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा एल्डर ब्रदर है, मीन्स वह मुझसे जो है एल्डर ब्रदर है मेरा, वो अर्थात मुझसे बड़ा है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जैसे राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो इस राम आपसे बड़ा है, लेकिन आप ये जो राम है ये स्पीकर का सगा है, ठीक है ना, ये स्पीकर का सगा भाई है। तो यहाँ पे सगे के लिए क्योंकि उनमें ब्लड रिलेशन है तो एल्डर वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद है माई फादर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अब आपके फादर हैं तो ब्लड रिलेशन स्वाभाविक सी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें होगा, तो ब्लड रिलेशन की बात है क्योंकि आपके फादर हैं, तो हम यहाँ पे एल्डेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे जो फादर हैं वो हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं हो रहा, बल्कि जो मेरे फादर हैं वो सबसे बड़े हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे उस फादर सबसे बड़े हैं, अर्थात जो एज में उनको सबसे अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव के लिए हम एल्डेस्ट यूज़ करेंगे, ओल्डेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ये
जो एल्डर और एल्डेस्ट हैं यही केवल सगे के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये नहीं किए जाते हैं। ये हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ माई फादर, तो माई फादर है तो ब्लड रिलेशन में आएंगे, तो यहाँ पे द एल्डेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है जितने भी हमारे परिवार में मेंबर्स हैं उनमें सब में से हम एक को चुन रहे हैं और बड़ों में चुन रहे हैं, तो हम यहाँ पे माई फादर इज़ द एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है ओल्डर और ओल्डेस्ट। ये जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है ये हम निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कहने का मतलब है, और लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हम उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सगे नहीं हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी। अब यहाँ पे टेम्पल एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन ह्यूमन है, तो यहाँ पे हम ओल्डेस्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बल्कि सिटी के जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें से हम एक टेम्पल को चुन रहे हैं, एक टेम्पल के बारे में बता रहे हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। दिस इज़ द ओल्डेस्ट। उसके बाद है दिस टेम्पल इज़ ओल्डर देन दैट। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है दो मंदिरों में, तो हम ओल्डर वर्ड यूज़ किया है, एल्डर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन ह्यूमन जो भी होता है, नॉन लिविंग जो भी थिंग होती है, उसके लिए हम ओल्डर वर्ड यूज़ करते हैं, एल्डर नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ओल्डर वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद राम इज ओल्डर दैन श्याम। अब यहाँ पे ओल्डर को ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया है, जैसे राम इज ओल्डर दैन श्याम, तो राम श्याम से बड़ा है। तो यहाँ पे राम और श्याम में आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, तो जो ब्लड रिलेशन नहीं हो दो ह्यूमन बीइंग्स में, तो उसको वहाँ पर हम ओल्डर वर्ड यूज़ करेंगे। अगर ब्लड रिलेशन हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्डर, जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, तो सबसे पहला तो पॉइंट मैंने क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट तो ये बताया कि जितने भी हैं ये एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ये ओल्ड से निकले हैं। ये ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है, एल्डर भी होती है, ओल्डर भी होती है। सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट भी होती है, ओल्डेस्ट भी होती है। ठीक है, अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो एल्डर और एल्डेस्ट है, इनका यूज हम सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं, और इन ह्यूमन बीइंग्स के बीच जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन है, ठीक है, जो आपस में सगे हैं एक दूसरे के। और जो ओल्डर और जो ओल्डेस्ट है, इनका यूज हम जो है थिंग्स के लिए भी करते हैं, मीन्स नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है उनके लिए भी करते हैं, और पीपल के लिए भी करते हैं। तो पीपल के लिए तब करते हैं जब ब्लड रिलेशन ना हो, वो कोई एक दूसरे का सगा ना हो, तब हम करते हैं इनका यूज, ओल्डर और ओल्डेस्ट का। ठीक है, कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि लोगों के लिए अर्थात पीपल के लिए हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, एल्डर एल्डेस्ट का भी, ओल्डर ओल्डेस्ट का भी। लेकिन पीपल के लिए कब यूज़ करेंगे, जब एक दूसरे के सगे हों वो पीपल, तो एल्डर और एल्डेस्ट, सगे ना हों तो ओल्डर और ओल्डेस्ट। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ओल्डर और ओल्डेस्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इन सब को भी आप अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियरेस्ट और नेक्स्ट। ये दो शब्द हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो चलिए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इनका यूज हम सही तरह से किसी इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो जो नियरेस्ट वर्ड होता है वो डिस्टेंस को शो करता है। नियरेस्ट जब डिस्टेंस को शो करता है तो इसका मतलब होता है सबसे नज़दीक। जब हम सबसे नज़दीक के अर्थ में किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो नियरेस्ट होता है, और नेक्स्ट होता है, ये नेक्स्ट होता है, ये ऑर्डर को जो है मेंशन करता है, ऑर्डर को रेफ़र करता है कि किसी चीज़ का जो क्रम है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको अगर हम ये बताना चाहें कि कोई चीज़ किसी की बगल में है तो बगल वाला, तो इस अर्थ में भी हम जो है नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन हम बगल वाला के अर्थ में जब नेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ किसी की बगल में है, तो किसी के साइड में है, तो हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ किस चीज़ की बगल में है। तो टू के बाद हम वो उस नाउन का जिक्र करते हैं जिसकी वो बगल में है। जैसे विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ पे ये हम जो है डिस्टेंस को शो करते हैं, क्योंकि हम ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई सबसे जो है नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ पे किसको रेफ़र किया जा रहा है, डिस्टेंस को। हम दूरी को रेफ़र कर रहे हैं, तो दूरी को रेफ़र करने के लिए क्या वर्ड यूज होगा, नियरेस्ट। हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट रेलवे स्टेशन अगर हमने यूज कर दिया तो डिस्टेंस शो नहीं होगा, क्या शो होगा भाई, विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। इसका मतलब हम एक रेलवे स्टेशन पर तो हैं और हम अगले के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्रम बन गया।
2, ठीक है ना। फिर आगे रेलवे स्टेशन है वो 3, फिर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। तो नेक्स्ट जब आप यूज़ करेंगे तो फिर एक ऑर्डर का बोध होता है, और नियरेस्ट के लिए जो है मतलब डिस्टेंस का, अगर हम डिस्टेंस को रेफर करना चाहते हैं तो फिर हम नियरेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, इसका मतलब दूरी में सबसे नज़दीक कौन सा रेलवे स्टेशन है कि जो कम दूर है। लेकिन नेक्स्ट यूज़ कर देंगे तो इसका मतलब है जो इस रेलवे स्टेशन पे, किसी रेलवे स्टेशन पे आप हैं और उससे नेक्स्ट वाले का जिक्र कर रहे हैं, अर्थात एक क्रम का बोध होगा, ऑर्डर का बोध होगा। उसके बाद है द बैंक इज इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। जो बैंक है वो अगली गली में है। अगली गली का मतलब एक क्रम का बोध हो रहा है कि एक गली में तो मैं खड़ा हूँ, नेक्स्ट स्ट्रीट में बैंक है। उसके बाद है द बैंक इज़ नेक्स्ट टू द कैफ़े। ये जो बैंक है वो किसकी बगल में है, कैफ़े की बगल में है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बगल वाले के अर्थ में अगर इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ये भी काफ़ी जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं और इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है होल और ऑल, ठीक है। इनका यूज भी संपूर्ण के अर्थ में किया जाता है और इनका यूज भी करते इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए इनका यूज भी देख लेते हैं, इनका यूज हम सही प्रकार से कैसे करते हैं। तो होल और ऑल, इनका यूज जो है संपूर्ण, कंप्लीटनेस, ठीक है, को जो है शो करता है। तो कंप्लीटनेस को शो करने के लिए, कंप्लीटनेस का बोध कराने के लिए हम जो है होल और ऑल इन शब्दों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके यूज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल के बारे में। तो जब भी हम होल का यूज करते हैं तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको हम होल से पहले लगते हैं, और जब ऑल का यूज करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल को ऑल के बाद रखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है द होल क्लास इज एब्सेंट टुडे, ऑल द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। हम ऐसे नहीं कर सकते होल द क्लास इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, या द ऑल स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो होल अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऑल से पहले, और ऑल यूज़ कर रहे हैं तो ऑल के बाद। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। हम जो है होल के बाद जो है प्रॉपर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन जब आप यूज़ करेंगे तो आप होल के बाद जो है ऑफ प्रीपोजिशन है इसको यूज़ करेंगे। जैसे द होल ऑफ इंडिया मोर्न्ड द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई तो सारे भारत ने विलाप किया, दुख मनाया। उसके बाद आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं कि किसके बाद हम काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे, किसके बाद अनकाउंटेबल। तो होल के बाद जो है काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है और वो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। और सिंगुलर नाउन जब यूज होता है तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज़ किया है, द होल रूम इज़ क्लीन। जैसे यहाँ पे देखिए द होल क्लास इज़ एब्सेंट टुडे, तो ये भी एक सिंगुलर नाउन है। तो होल के बाद जब आप नाउन यूज़ करते हैं तो सिंगुलर नाउन यूज होगा। ऑल के बाद आप काउंटेबल नाउन जब यूज़ करेंगे तो प्लूरल नाउन यूज होगा, जैसे ऑल माई फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है। ऑल के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑल इज़ मनी, तो ये यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन है मनी। तो इस तरह से हम जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल के संदर्भ में, प्रॉपर नाउन के संदर्भ में और आर्टिकल के संदर्भ में अब हमने देखा कि होल और ऑल का यूज़ हम कैसे करते हैं। दूसरा, ऑल के बाद आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये डेफिनेट स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं। हम किसी पर्टिकुलर मतलब जिन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेट स्टूडेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ जो पूरी जाति पे लागू होती है तो वहाँ पे जो है हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ऑल कैट्स लव मिल्क, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ ऑल कैट्स लव मिल्क, तो ये जो मिल्क को पसंद करने वाली बात है वो सभी कैट्स पे लागू होती है, तो हम यहाँ पे ऑल के बाद अब डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये ऑल और हॉल के बारे में। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो है अनदर, अदर और द अदर। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका यूज करते इसमें क्या मिस्टेक होती है और क्या हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनदर और अनदर की, ठीक है। अनदर, फिर हम यूज करेंगे अदर, फिर उसके बाद द अदर। तो देखिए जब हम अनदर यूज करते हैं तो उसके बाद सिंगुलर नाउन यूज होता है और अदर के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है, ठीक है। और अनदर और अदर के बाद जो भी नाउन यूज होता है, चाहे वो मीन्स अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और अदर के बाद प्लूरल नाउन, तो ये नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडेफिनेट होते हैं। क्या होते हैं वो? इंडेफिनेट होते हैं,
ठीक है, मतलब अनदर के बाद जो सिंगुलर नाउन यूज होगा वो इंडेफिनेट होगा, अदर के बाद जो प्लूरल नाउन होगा वो भी इंडेफिनेट होगा। जैसे आई हैव परचेज्ड अनदर पेन। अब इंडेफिनेट क्या होता है? इंडेफिनेट वो होता है, ये स्पीकर है, ये लिसनर है। जो बात स्पीकर और लिसनर को पता हो वो तो डेफिनेट होती है, और जो बात सिर्फ स्पीकर को पता है, भाई स्पीकर तो बोल रहा है, उसको तो पता होगा कि वो किसके बारे में बोल रहा है, लेकिन लिसनर को नहीं पता वो किसके बारे में बोल रहा है। तो ऐसी जो चीज़ होती है जो स्पीकर के लिए नॉन होती है, लिसनर के लिए अननोन होती है, उसको वो क्या होती है वो चीज़, वो इंडेफिनेट होती है, उसको इंडेफिनेट कहते हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, मैं आपसे बोलूँ कि मैंने कल एक पेन ख़रीदा, लेकिन आप तो नहीं जानते कौन सा पेन ख़रीदा, तो ये मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए अननोन है, मेरे लिए नोन है, मुझे पता है कि मैंने कौन सा पेन ख़रीदा, तो ये इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट अगर कोई इंडेफिनेट नाउन अगर होगा तो उसके लिए सिंगुलर नाउन के लिए हम अनदर वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव परचेज्ड अनदर पेन। अदर किसके लिए यूज़ करते हैं? अदर किस नाउन से पहले यूज़ करते हैं? पहली बात तो प्लूरल नाउन से पहले यूज़ करते हैं, और वो प्लूरल नाउन इंडेफिनेट होगा। जैसे वी हैव नॉट विजिटेड अदर प्लेसेस। अब ये जो प्लेसेस है ये लिसनर के लिए अननोन है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि वी हैव नॉट विजिटेड अदर प्लेसेस, तो आपको तो नहीं पता कौन से प्लेसेस, तो ये आप लिसनर हैं, मैं स्पीकर हूँ, मुझे पता है कौन से प्लेसेस, लेकिन आपको नहीं पता। तो दोनों में से अगर लिसनर को नहीं पता तो वो चीज़ हो गई इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट जो प्लूरल होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा और वो इंडेफिनेट होगा तो उससे पहले हम अदर यूज़ करेंगे। द अदर के बाद हम सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगुलर और प्लूरल जो भी नाउन यूज होगा वो क्या होगा? वो डेफिनेट होगा। ठीक है, इसका मतलब वो स्पीकर को पता होगा, लिसनर को पता होगा। जैसे हेयर आर ओनली 2 बुक्स, वेयर आर द अदर बुक्स। तो यहाँ पे अगर कोई कहीं मेज़ पे अगर बुक रखी है और ए आता है और बी से पूछता है, ठीक है भाई यहाँ पे तो केवल 2 ही बुक्स हैं, और बुक्स कहाँ हैं? तो वो इससे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसे पता है ए को कि बी को इन किताबों के बारे में पता था, ठीक है ना, बी को भी इन किताबों के बारे में पता था, तो ये डेफिनेट हो गई। इसको पता है, इसको पता है, तो डेफिनेट हो गई। डेफिनेट हो गई तो अब जो है द अदर वर्ड यूज़ करेंगे, द अदर। ठीक है, और द अदर के बाद प्लूरल नाउन है। अब द अदर के बाद सिंगुलर नाउन कब यूज़ करते हैं? तो देखिए, ही हैड ए बुक इन हिज वन हैंड। मैंने कहा भाई उसके पास एक हाथ में किताब थी, लेकिन दूसरे हाथ में कुछ टॉयज़ थे। तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका दूसरा भी हाथ था, क्योंकि हाथ 2 ही होते हैं, और जब एक हाथ में उसके बुक थी, एक किताब थी, तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको भी पता है कि दूसरा जो हाथ होगा वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि 2 ही जब चीज़ें हैं और उनमें से एक के बारे में जिक्र कर दिया तो दूसरी तो अपने आप डेफिनेट हो गई। तो यहाँ पे ये हैंड जो है वो डेफिनेट हो गया। अब डेफिनेट हो गया और ये सिंगुलर नाउन है, देखिए ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो द अदर यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से द अदर सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ हो सकता है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब द अदर के बाद आप सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी, लेकिन वो डेफिनेट होगा। और अनदर के बाद आप सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे लेकिन इंडेफिनेट होगा। अदर के बाद आप प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे और लेकिन वो इंडेफिनेट होगा। तो इस तरह से हम अनदर, अदर और द अदर का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। अगर कुछ और कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होंगे तो मैं आपके लिए एक और वीडियो और बनाऊंगा। और आपको अगर लगता है कि ये एडजेक्टिव आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।